अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। एक बार फिर शुरू करते हैं आई एम क्लासेस की नेक्स्ट क्लास। तो सबसे पहले आई एम सॉरी कि बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया और मैं आपके लिए वीडियोस नहीं बना सका क्योंकि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूँ नहीं। तो इसलिए कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से, कुछ प्रोफेशनल इश्यूज़ की वजह से, कुछ ऐसे काम आ गए, कुछ प्रोजेक्ट बहुत ही पीक पर था मेरा, तो मैं बीच में टाइम नहीं निकाल सका यूट्यूब के लिए और आपके लिए वीडियोस नहीं बना सका। तो सॉरी फॉर दैट, मेरी सॉरी एक्सेप्ट करिए आप। लेकिन आज फिर शुरू कर देते हैं हम फिर से जुनून का दौर। और जैसे कि आप बोर्ड पे पीछे देख रहे होंगे, हम यहां पर देखने वाले हैं जो आज आपका पेपर आया था, क्वेश्चन पेपर सीबीएसई टर्म 1 का क्वेश्चन पेपर सेट 4, उस सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहां पर हम देखेंगे। हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको मैं सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहां पर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। सेट 4 है मेरे पास यहां पर, तो आई होप जितने भी स्टूडेंट्स का सेट 4 होगा वो सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप यहां पर देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या था और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आया था, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 इज, यानी 3750 को फैक्टर करना है और एक्सपोनेंट वैल्यू फाइंड करनी है 5 की। 5 की पावर क्या होगी ये आपको पता करनी है। तो आपको, क्योंकि ये एमसीक्यू है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको टाइम भी 1 मिनट से कम लेना है। इसको कैसे करेंगे 3750 को, आपको पता है अगर लास्ट में 0 होगा तो इसको डिवाइड कर दीजिए 10 और यहां बच गया आपके पास 375। ठीक है, 10 के फैक्टर तो आपको पता है 2 × 5 है, तो 5 की पावर यहां पर 1 हो जाएगी, यानी एक्सपोनेंट वैल्यू यहां पर 5 की 1 है। 3750 को फैक्टर करने के लिए आप क्या करेंगे, 5 से फैक्टर होगा 100%। तो जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट आप यहां पर डिवाइड कर दीजिए, वो नॉर्मल आपका ट्रेडिशनल फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो करने की जरूरत नहीं है। यहां जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 7 35, 2 आ गया, 5 5 25, 5 × 75 हो गया। अब 5 यहां पर एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 75 के फैक्टर यहां पर करेंगे। 75 के जब हम यहां पर फैक्टर करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, 5 1 5 और 2 यहां पर आ गया, एंड 5 1 5 एंड 2 आ गया, 5 5 25, यानी 15 × 5। अब यहां पर फिर से आ गया 5 × 5 × 15 के फैक्टर 5 × 3, तो यहां पर 5 कितने, 1 2 3 एंड 4। आंसर आपका आएगा बी। बी इज योर करेक्ट आंसर। यहां पर इस तरह से फैक्टराइजेशन आप कर आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर आपका आ गया बी। बी यानी 5 की पावर यहां पर 4 होगी। देखिए यहां पर 5 कितना है, 1 2 3 एंड 4, तो 5 की एक्सपोनेंट पावर हो गई यहां पर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 2, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px कट्स द x एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। पॉलिनोमियल जो ग्राफ है, कुछ भी ग्राफ हो सकता है, स्ट्रेट लाइन नहीं है ये, कोई और एक रैंडम ग्राफ है जो x एक्सिस को कट कर रहा है 3 डिफरेंट पॉइंट पर, एंड टचेस इट एट 2 अदर पॉइंट्स। 3 पॉइंट पर तो यहां कट कर रहा है, एंड टचेस इट मतलब किसको, दोबारा से एक्सिस को टच कर रहा है 2 अदर पॉइंट पर। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, आपको पता है कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं कि एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ जितनी भी बार कट करता है वो उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। यानी इसको 1 2 3 बार तो ये ऑलरेडी कट कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि 2 और पॉइंट पर ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो 2 और पॉइंट पर टच कर दिया तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यानी 3 + 2 5, यानी इसका डी आंसर होगा, एंड करेक्ट आंसर विल बी डी, यानी नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px विल बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग 2 इक्वेशन। यहां पर 2 इक्वेशन दे रखी है, 32x + 33y = 34 एंड 33x + 32y = 31। ये 2 इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशंस को x और y की वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रही होगी, यानी x और y की वैल्यू निकालनी है आपको। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से निकालेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। यहां पर देखने वाली चीज ये है कि x के साथ मल्टीप्लाई में 32 है और y के साथ मल्टीप्लाई में 33 है। ऐसे ही x का कोएफिशिएंट 33 है और यहां पर 32 है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हम दोनों को ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड करते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। यानी 33x + 32y = 31। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 हो गई यहां पर आपकी। इसको जब ऐड करेंगे यहां पर 32
प्लस 33 कितना होता है 65, 65x प्लस 65y इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 34 प्लस 31 कितना होगा, ये भी 65 हो जाएगा। अब यहां से देखिए 65 कॉमन आ रहा है, यानी 65 कॉमन अगर ले लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 65, x प्लस वाई इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाई 65 यानी कि 1। अब यहां पर हम देखेंगे x और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो यहां पर देख लेते हैं, सबसे पहले d देखिए, -1 -4 दोनों को ऐड करेंगे -5 आएगा, गलत आंसर। -2 n1 दोनों को ऐड करेंगे -1 आंसर आएगा, गलत। 4 -1 दोनों को ऐड करेंगे 3 आएगा, गलत। 2 -1 यानी x की वैल्यू -1, y की वैल्यू है 2, दोनों को ऐड करेंगे आंसर 1 आएगा, सही, यही सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और इसमें से कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो करेक्ट आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए 3, √3 ये एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है जो 0 0 है जिसके कोऑर्डिनेट, एंड सी 3, K है, आर द 3 वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, देन द वैल्यू ऑफ K इज। इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, 3 वर्टिसेस दे रखे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की, K की वैल्यू निकाल रहा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपको पता है कि क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। यही करेंगे, जगह कम होने की वजह से कोई बात नहीं। A यहां लिखेंगे 3 √3 यहां पर है, B क्या है आपके पास 0 0 है, C है आपके पास 3, K। तो अब आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो बेटर ये होगा कि हम A B लें और B एंड C लें, दोनों को इक्वेट कर दें, आपस में इक्वल रख दें, क्योंकि B यहां पर ऑलरेडी 0 0 दे रखा है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस अगर आप निकालेंगे तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BC होगा, यानी ये वाली लेंथ इक्वल टू ये लेंथ। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दोनों लेंथ आपस में इक्वल होंगी। अगर मैं दोनों का स्क्वायर कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी की भी सेहत पर, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस फार्मूला निकाल रहा हूं। डिस्टेंस फार्मूला में अंडर में ऑलरेडी खत्म कर दूंगा, यानी AB की अगर मैं वैल्यू निकालूं, इस पॉइंट की वैल्यू यहां से निकालूं, ओरिजिन से निकालूंगा, तो क्या होगा यहां पर 3 स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, BC यानी C के डिस्टेंस निकाला हूं फिर से ओरिजिन से, तो C के जो कोऑर्डिनेट हैं उनका सिर्फ स्क्वायर हो जाएगा, K स्क्वायर। तो यहां पर क्या होगा √3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, दोनों तरफ सेम है। यहां पर क्या है √3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर। सी ऑप्शन लगाया होता था आपने। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर DC पैरेलल टू BC, ये फिगर दे रखी है आपको ABC, बीच में लाइन जो है DE वो पैरेलल है BC के। AD वैल्यू है 2 सेंटीमीटर और BD की वैल्यू है आपके पास 3 सेंटीमीटर। अब ये अगेन क्वेश्चन आ गया आउट ऑफ सिलेबस। ट्राइंगल चैप्टर में एरिया ऑफ ट्राइंगल एलिमिनेट कर दिया था CBSE ने, लेकिन यहां पर इंक्लूड कर दिया है। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। अगर दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकाला जाए तो वो उस ट्राइंगल के साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। यानी ABC ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, तो बड़े वाले ट्राइंगल की साइड क्या है AB है, AB का स्क्वायर डिवाइडेड बाई छोटा वाला ट्राइंगल ADE छोटे वाले ट्राइंगल की साइड कौन सी दे रखी है आपको AD, यानी AD का स्क्वायर। तो AB क्या है यहां पर 2 + 3 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई AD क्या है आपके पास 2 दे रखा है 2 का स्क्वायर। तो यहां पर हो गया 2 25 डिवाइडेड बाई 4, 25:4 आंसर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहां पर ये याद रखिएगा ट्राइंगल बड़ा वाला है, बड़ा वाला ट्राइंगल ABC है, तो पूरी साइड का रेशियो होगा
ए बी कंप्लीट साइड का, ऐसा नहीं करना ए डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी सी स्क्वायर, ये बीपीटी नहीं है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल से क्वेश्चन था। चलिए यहां देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखा है, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 देन द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज। यहां पर दो तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है कि थीटा की वैल्यू आप यहां से पता कर सकते हैं। अगर कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है तो थीटा 60 होगा। यहां पर सॉल्यूशन देख लीजिए, cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3 देन थीटा विल बी इक्वल टू 60। तो जब थीटा 60 होगा तो sec 60 कितना होता है 2, cosec 60 क्या होता है 2/√3। तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करके दोनों का आंसर आ जाएगा। यहां पर लिख लेते हैं sec स्क्वायर 60 प्लस cosec स्क्वायर 60, क्योंकि थीटा की जगह मैंने रख दिया वैल्यू 60। तो sec स्क्वायर 60 यानी 2 स्क्वायर प्लस 2/√3 होल स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 3। तो यहां पर ये क्या हो गया, तो दोनों का ऐड कर देंगे। ऐड करने पर आपका क्या आएगा 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 4 कितना हो गया आपके पास 16, 16 डिवाइड बाई 3। अगर इसको डिवाइड करेंगे यहां पर मिक्स फ्रैक्शन में लेके आएंगे, 3 5 ज़ा 15, रिमाइंडर 1 बच गया, 5 एंड 1/3। आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहां पर द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल वेयर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज 176। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिए। सर्कमफ्रेंस आपको दे रखा है 176, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकलवा रहा है, यानी सर्किल का 1/4 हिस्सा ये निकलवा रहा है आपसे। इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा भाई 1/4 ही होगा पाई आर स्क्वायर का। आर आपको पता नहीं है, आर आप यहां से निकाल लीजिए, यानी 2 पाई 22/7 आर, 2 पाई आर होता है ना सर्कमफ्रेंस, इज इक्वल टू 176। एमसीक्यू है, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। 22 से इसको 100% जाएगा 8 टाइम्स, 22 8 ज़ा 176 और 2 से इसको काटेंगे तो 4, तो आर की वैल्यू आ गई 7 4 ज़ा 28। आर आ गया आपके पास 28। अब यहां पर क्वाड का एरिया निकाल लेंगे आप, यानी 1/4 पाई 22/7 आर स्क्वायर, यानी 28 इंटू 28, 7 चौक 28, 4 से 4 कट गया, यानी 28 इंटू 22। ये यहां पर आएगा आपके पास, ये होगा 616 मीटर स्क्वायर। एरिया मीटर स्क्वायर में 616। आंसर आपका सी एग्जैक्ट आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहां पर, आंसर सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है क्वेश्चन को। अगर आपने प्रोबेबिलिटी सही से ध्यान से पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। फॉर एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज एक्स दे रखा है, यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग द इवेंट नॉट ई, हमने पढ़ा था ये 1 होती है। दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर ऐड कर दी जाए तो हमेशा 1 होगी यहां पर। तो x की वैल्यू दे रखी है यहां पर 1, यानी x इज इक्वल टू 1 है, तो x क्यूब माइनस 3 क्या होगा 1 क्यूब माइनस 3 यानी -2। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए, बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर and 171 मीटर in an exact number of minutes। ग्रेटेस्ट स्पीड क्या होगी, क्या ग्रेटेस्ट स्पीड होगी, पॉसिबल स्पीड कि गर्ल वॉक करें 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स में, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहां पे देखने वाली बात यह है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड निकालना है, यानी 95 एंड 171 से तो छोटा ही आंसर आएगा। तो छोटा आंसर आएगा, यानी 95 और 171 का एचसीएफ निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं आपसे कि 171 एंड 95 का एचसीएफ क्या होगा। सबसे पहले 95 के फैक्टर कर लेते हैं। 95 के जब हम फैक्टर करेंगे तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 1 ज़ा 5, 4 बच गया 45, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45। 19 एक प्राइम नंबर है, तो यहां पर जब 19 एक प्राइम नंबर आ गया 5 इंटू
19, तो ये भी 19 से 100% डिवाइड होगा। तो यहां पर देख लेते हैं ये कितने टाइम होगा, 19 से 19 10 190 होता है, और ये हो गया 19 9 171। अब 5 और 9 में कोई फैक्टर नहीं है, यहां पर कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 19 है, जो कि आपके पास आंसर भी नजर आ रहा है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आपको माइंड गेम खेलना होता है और इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालना बहुत आसान है, सिर्फ एक के फैक्टर किए मैंने यहां पर 5 × 19। दूसरा मुझे पता चल गया जब एक में फैक्टर प्राइम नंबर आ रहा है तो दूसरा 100% 19 से भी डिवाइड हो रहा होगा, या फिर क्योंकि ये 5 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, आखिर में 1 and 0 आखिर में 1 है, तो 5 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए मैंने इसको 19 से डिवाइड किया। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ही आसान है। इन फिगर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px इज शोन, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इज। नंबर ऑफ जीरोस क्या है इस ग्राफ में, आप आंखें बंद करके बता सकते हैं, 1 2 and 3, यानी करेक्ट आंसर आपका सी होगा। यानी ये ग्राफ px जो है 3 जगह काट रहा है एक्स एक्सिस को, ए बी सी में, यहां पर पॉइंट्स भी दे रखे हैं कि कहां कहां काट रहा है, तो आंसर आपका सी होगा, यानी 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 2 lines are given to be parallel, 2 लाइन पैरेलल है। द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन इज, एक की इक्वेशन दे रखी है 3x - 2y = 5। द इक्वेशन ऑफ द सेकंड लाइन कैन बी, दूसरे की इक्वेशन क्या होगी। यहां पर पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है, हम जानते हैं a1 / a2 = b1 / b2। सिर्फ ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी है इस चारों इक्वेशंस को देखकर, ठीक है। जिस भी इक्वेशन में ये कंडीशन फुलफिल होगी वही इक्वेशन पैरेलल लाइन की इक्वेशन होगी, यानी सेकंड लाइन की इक्वेशन होगी, ठीक है। तो आपके पास यहां पर दे रखा है 3x - 2y, a1 a2 आपके a1 b1 आपके पास दे रखा है। a1 है आपके पास 3 और b1 है आपके पास -2, यानी यहां पर आपको A2 and B2 ऐसे सेलेक्ट करना है कि दोनों रेशियो इक्वल हो जाएं। यहां पर अगर मैं 9 and 4 करूं तो देखिए 3 3 9 है, ठीक है, 3 3 9, तो 2 3 6 होना चाहिए था, 4 नहीं होगा, यहां पर 2 4 8 होता है, तो ये ये रेशियो इक्वल नहीं होगा। यहां पर देखिए 3 4 12, ठीक है, ये तो सिरे से ही खारिज हो गया क्योंकि यहां पे दोनों रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है। 3 4 12 एंड 2 4 8, ये रेशियोज इक्वल आ रहे हैं, लेकिन अब साइन आपको चेक करना है कि साइन सही है या नहीं। तो यहां से a2 रखिए -12 और यहां से b2 रखिए -8, माइनस से माइनस कर दिए, कट गया, ये रेशियो पॉजिटिव आ रहा है 1/4, ये रेशियो निगेटिव आ रहा है 1/4, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट सी देखते हैं। यहां पर ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी में a1 3 b1 -2, नीचे रखेंगे a2 -12 और b2 रखेंगे आप 8। यहां देख लीजिए -1/4 और ये भी -1/4, यानी ये करेक्ट है बिल्कुल, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। इस तरह से, और ये आप विद इन अ मिनट कर सकते हैं, आप 20-25 सेकंड्स में आप अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। यहां पर तो स्टार्टिंग के जितने भी आपके 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन में जो 16 क्वेश्चन आपको करने थे वो 16 मिनट से पहले, यानी 10 मिनट्स में आपके होने चाहिए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देख लिए क्वेश्चन कितना आसान है। 3 वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम्स ABC आर गिवन। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ABCD आपको दे रखा है। ए का क्या है 1 4 है, बी का क्या है आपके पास -2 3 है, सी आपके पास 5 8 है, और डी आपको निकालना है। डी आपको क्या निकालना है, द ऑर्डिनेट ऑफ 4th वर्टिसेस डी। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट याद है, एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट को कहते हैं और ऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को कहते हैं, यानी यहां आपको वाई की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है पैरेललोग्राम में अगर आपको वैल्यू निकालनी होती है किसी भी एक कोऑर्डिनेट की, तो आप क्या करते हैं कि एडिशन कर देते हैं सब का, यानी y + 3 विल बी इक्वल टू 5 + 8 + 4 होगा, यानी y + 3, ये y, इसके अपोजिट वाला जो b है इसका y इज इक्वल टू क्या होगा 8 + 4, 8 + 4 होगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 12 - 3, यानी 9। ऑप्शन बी आपका
करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आप निकालते हैं। अगर आप चाहें तो लंबा वो मेथड है, ठीक है, ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट से आप इस तरह से आंसर निकालते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, एंगल F इज इक्वल टू एंगल C है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E है, एंड AB इज इक्वल टू हाफ DE, देन द टू ट्राइंगल्स आर congruent but not similar, similar but not congruent, neither congruent nor similar, congruent as well as similar। यहां पर देखने वाली बात यह है कि आपके पास दो एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं। दो एंगल इक्वल होने के बाद सिमिलरिटी तो हमारे पास समझ में आती है, लेकिन AB इज नॉट इक्वल टू DE, यानी एक एंगल ट्राइंगल है आपके पास ABC, दूसरा ट्राइंगल है आपके पास DEF, तो AB जो है वो DE के बराबर नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंट तो यहां पर हो ही नहीं सकता किसी भी तरह से। साइड भी बराबर होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंट के लिए, तो कॉन्ग्रुएंसी यहां पर खत्म हो गई, कॉन्ग्रुएंसी नहीं हो सकती। तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा लेकिन सिमिलर होगा, क्योंकि दो एंगल इक्वल हैं, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, सिमिलर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल है B के ऊपर, यानी ABC, राइट एंगल जब B पर है तो साइन A निकलवा रहा है आपसे। साइन A का मतलब एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज रहेगी। तो साइन A क्या होता है, PBB बाई HHB, यानी ये साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये 7, हाइपोटेन्यूज ये 25, ठीक है। अब आपको निकलवा रहा है वैल्यू ऑफ कॉस C, यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉस C, अब एंगल बदल गया, एंगल आपके पास ये हो गया, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर अब ये हो गया C के लिए, C के लिए परपेंडिकुलर ये है, और ये है बेस आपके पास, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी। तो कॉस C यानी कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पर कोई पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है, पर ये निकालने की जरूरत नहीं है, ये वाली साइड आपके पास डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं। यानी बेस क्या है 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 25, 7 अपॉन 25 बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वैल्यू आएगी। 7 अपॉन 25 कहाँ है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, साइन A इज इक्वल टू कॉस C, दोनों बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक घड़ी है जिसकी मिनट हैंड की लेंथ दे रखी है 84 सेंटीमीटर लॉन्ग। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड फ्रॉम 10:10 सुबह के 10:25 तक कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। यानी ये क्लॉक है, क्लॉक में 10:10 हो रहे हैं ये, ठीक है, 10:02 पर है ये, ठीक है, 3 4 5 10:10 हो रहे हैं। जब ये 5 पर पहुंचेगी तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। यहां पर ये क्वेश्चन दे रखा है। तो ये क्या है एक्चुअली, ये आर्क है, एक लेंथ ऑफ आर्क आपसे निकलवा रहा है, और क्वेश्चन में कह रहा है टिप ऑफ द मिनट हैंड, यानी बिल्कुल लास्ट वाली। तो टिप यानी लेंथ आपको दे रखी है 84 क्या होगा, यहां पर रेडियस होगी, r इज इक्वल टू 84 दे रखा है। अब यहां पर एंगल क्या होगा, एंगल अगर आप निकालेंगे 10 से लेके 10:25 तक, आपको पता है 1 मिनट में एंगल बनता है, 1 मिनट में एंगल बनता है 6 डिग्री। तो कितने मिनट हो गए यहां पर, 15 मिनट हो गए। एंगल कितना हो गया, 15 छक्का 90, 90 डिग्री। तो यहां पर लेंथ निकाल लीजिए, लेंथ ऑफ द आर्क या फिर डिस्टेंस कवर्ड निकालता हूं मैं सीधे, ठीक है। 90 डिग्री डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2πr, तो ये हो गया 1/4 इंटू 2, 22/7, r है 84। 7 से इसे काटेंगे, 7 1 7, 12 7 84, ठीक है। 4 से इसे काटेंगे, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 6 इंटू 22 कितना आ गया, 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12 और 1 13, 132। आंसर आपके पास आ गया 132। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नहीं आया समझ में, जिसका आंसर सी आया धड़ल्ले से कमेंट करो,
ठीक है, इस तरह से निकालेंगे ये वाला। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको कि कार्ड निकले, स्पेड भी ना हो और इक्का भी ना हो, एस भी ना हो। तो स्पेड कितने होते हैं आपको पता है 13, और इक्के कितने होते हैं, इक्के 4 होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर 13 में भी तो एक इक्का है, तो कितने इक्के बच गए, 3 बच गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 52 में से माइनस क्या करेंगे, 13 प्लस 3 या माइनस करेंगे तो ये हो गया आपके पास 16 डिवाइडेड बाई 52। तो ये हो गया आपके पास 36 डिवाइडेड बाई 52। अब यहां पर इसको 4 से कर दीजिए, 4 9 36 एंड 4 से इसे करेंगे तो 13, यानी 9 डिवाइड बाई 13। तो आपका ऑप्शन कहां गया, 9 डिवाइड बाई 13 या और नहीं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से यहां निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, 3 अलार्म क्लॉक्स लिंक देयर अलार्म एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 20, 25 एंड 30। 3 अलार्म क्लॉक हैं, एक 20 मिनट में रिंग करती है, एक 25 मिनट में रिंग करती है, एक 30 मिनट में रिंग करती है। इफ दे स्टार्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, 12 बजे दोपहर को अगर वो एक साथ बीप स्टार्ट करती हैं, तो एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट टाइम कब वो एक साथ बीप करेंगी, आपको पता है वो 20 मिनट में तो बीप नहीं करेंगी, 20 मिनट में भी नहीं करेंगी, नेक्स्ट 30 मिनट में भी नहीं करेंगी बीप एक साथ। यानी आपका आंसर इन सारे ऑप्शन से जो आपको दे रखे हैं क्वेश्चंस में, इन सारी वैल्यू से बड़ा होगा। तो आपको निकालना है एलसीएम निकालना है आपको 20, 25 और 30 का। ये मिनट्स है तो एलसीएम भी आपके पास मिनट में आएगा। जब एलसीएम मिनट में आएगा तो वो ऐड कर देंगे आप 12 नून में, यानी 12 बजे दोपहर में। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लीजिए। 5 चौक 20 हो गए इसके फैक्टर, यानी 5 इंटू 2 रेस्ट पावर 2। इसके फैक्टर क्या हो गए, 5 रेस्ट पावर 2। इसके फैक्टर क्या हो गए, 5 छंग 30, 5 इंटू 2 इंटू 3। तो एलसीएम क्या हो गया, यहां पर एलसीएम हो गया आपके पास 5, हाईएस्ट फैक्टर क्या है 2, एंड 2 हाईएस्ट फैक्टर क्या है 2 इंटू 3। 5 5 जा 25, 2 2 जा 4 इंटू 3, यानी 100 इंटू 3, 300 मिनट्स आ गया आपके पास एलसीएम। 300 मिनट्स को आप कन्वर्ट कर दीजिए आवर्स में, क्योंकि 12 नून है, यानी 300 डिवाइडेड बाई 60 कितना हो गया, 6 पंजे 30, 5 आवर्स, यानी 12 में अगर 5 घंटे और ऐड कर दिए तो कितने बजे होंगे भाई, 5 बज रहे होंगे शाम के 5 PM। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आप निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए और उसका सॉल्यूशन। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ द जीरोस आर 5 and 8 रेस्पेक्टिवली इज। यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बताना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपको दे रखा है। आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा, यानी दोनों का सम अगर किया जाए और माइनस साइन पीछे लगा दिया जाए तो वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, और दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो यहां पर देख लीजिए कि यहां पर दे रखा है, सबसे पहले प्रोडक्ट क्या है आपके पास 5। जब प्रोडक्ट 5 है तो ये वाला कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, या तो ये होगा या ये आंसर होगा आपके पास। अब यहां पर देखना है आपको, सम ऑफ द जीरोस के साथ माइनस साइन होना जरूरी है। सम ऑफ द जीरोस में यहां पर माइनस नहीं है तो माइनस होगा, अगर यहां माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ए है, क्योंकि यहां पर प्लस है, आपके पास जो जनरल फॉर्म है उसमें ही माइनस है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। के की उन्होंने मल्टीप्लाई की है, यहां पर के जो है कोई भी एक नंबर है यहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 क्वेश्चन, पॉइंट ए -1 y एंड बी 5 7 लाइज ऑन अ सर्किल। दोनों पॉइंट ए एंड बी लाई कर रहे हैं सर्किल पर विद सेंटर ओ। द वैल्यू ऑफ वाई आर, वैल्यू ऑफ वाई 2 आएंगी। कैसे आएंगी ये हम देख लेते हैं। यहां पर अगर आपको पास ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए क्या है आपके पास -1 एंड वाई, बी क्या है आपके पास 5 एंड 7, और ओ है आपके पास यहां पर 2 - 3y। तो आपको पता है कि रेडियस इक्वल होगी तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और इक्वेट कर देंगे रेडियस को, यानी ओ ए विल बी इक्वल टू ओ बी होगा। अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो कोई परेशानी तो नहीं है,
परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अंडर रूट खत्म करना है। यानी ओ ए स्क्वायर क्या होगा, दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस यहां पर कैसे निकालेंगे, 2 माइनस माइनस 1 यानी 3 स्क्वायर प्लस -3 माइनस 3y माइनस y यानी -4y होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ बी निकाल लेते हैं। अब ओ बी क्या है यहां पर, 5 माइनस 2 यानी 3 स्क्वायर, 7 माइनस 3y देखते रहिएगा यानी 7 प्लस 3y होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर कैंसिल, 4 4 16y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर इसको एक्सपेंड कर देंगे, 7 7 49 प्लस 7 21 21 दूनी 42 y प्लस 3 3 9 y, ठीक है, y स्क्वायर सॉरी। अब ये सारी चीज इधर लेके आ जाते हैं, 16y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ठीक है, -42y माइनस 49 इज इक्वल टू 0। तो 16y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर आपके पास होगा 7y स्क्वायर माइनस 42y माइनस 49 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देख लीजिए पूरी इक्वेशन 7 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो आपके पास बच जाएगा 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में यहां पर वैल्यूज आप चाहें तो सेटिस्फाई कर सकते हैं। वैल्यूज को किस तरह सेटिस्फाई करेंगे, अगर y की वैल्यू यहां पर मैं देखें, आपके पास 2 7 दे रखा है एंड 1 7 दो ही वैल्यू है, प्लस माइनस हम देख लेंगे। अगर आप वैसे निकालना चाहें तो यहां से निकाल सकते हैं y स्क्वायर माइनस 7 के को क्या होगा, -7y प्लस y, स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म, -7 इज इक्वल टू 0, तो y यहां से हो जाएगा y माइनस 7 प्लस 1 आ जाएगा कॉमन, y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर आ गए, y माइनस 7 एंड y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा y की वैल्यू 7, यहां से आ जाएगी y की वैल्यू -1। तो -1 एंड 7 आंसर बी इज द ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आप निकालेंगे, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आप चाहें तो यहां पर ये जब आपके पास इक्वेशन आ गई, यहीं पर आप वैल्यूज पुट करके देख लेंगे कौन सी वैल्यू आपको सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को, ठीक है। यहां पर सबसे पहले 1 पुट करके देख लेंगे ना, 1 स्क्वायर यहां पर होगा तो 1 -6 -7 यानी कि प्लस वाला 1 जो है यहां पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि -7 -6 जो है दोनों ऐड हो जाएंगे, -13 हो जाएगा प्लस 1 जो कि 0 नहीं होगा। -1 सेटिस्फाई करेगा, -1 स्क्वायर 1 ही होगा, -1 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे +6 हो जाएगा, तो +6 + 1 7 -7 0। तो यहीं से आप आंसर इसका लगा सकते हैं। ये मैंने आपको निकाल के भी दिखा दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। गिवन दैट sec थीटा इज इक्वल टू √2 द वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड sin थीटा, आपको वैल्यू निकलवा रहा है। तो देखते हैं sec थीटा अगर आपके पास √2 है, sec थीटा इज इक्वल टू √2 है आपके पास, तो थीटा क्या होगा, सब जानते हैं, थीटा होगा आपके पास 45 डिग्री। 45 डिग्री थीटा पर ही sec √2 होता है, यहां पर रख दीजिए। 1 प्लस tan 45 क्या होता है 1, sin 45 क्या होता है 1/√2, डायरेक्ट करेंगे 2 डिवाइड बाई 1/√2 यानी 2/√2, ये √2 ऊपर चला जाएगा, 2/√2 आपका करेक्ट आंसर होगा। 20 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन थे। तो ये आपका सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी अब देखते हैं हम।